श्वसन तंत्र की बात करेंगे तो बताता ऊपरी श्वसन तंत्र। आज हम बात करेंगे निचला श्वसन तंत्र। निचला श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र, ऊपरी श्वसन तंत्र का सारा हुआ था। अब बात करिए निचला श्वसन तंत्र। तो निचले श्वसन तंत्र के भी 3 भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है वो होता है श्वास नली का, श्वास नली। दूसरा जो भाग होगा वो होगा आपका श्वसनी, श्वसनी। और तीसरा जो भाग होगा वो ये आपके फेफड़े, फेफड़े या फुफ्फुस बोलते इसको। 3 भागों में बांटा गया है निचले श्वसन तंत्र को। एक तो होती है श्वास नली, एक होती है श्वसनी, श्वसनी को श्वसनी में बोलते हैं या प्रोफाइल भी बोला जाता है। और तीसरा जो भाग होता है फेफड़े या फुफ्फुस बोला जाता है। पहले बात करेंगे अपन श्वसनी की। श्वसनी है यहाँ पर ये मुख्य होता, और ये जो भाग था ये श्वसनी का भाग था। ये भाग श्वसनी थी यहाँ पर। फिर आगे जाकर ये श्वसनी 2 भागों में बटी थी और फिर फेफड़े बन गए थे। तो यहाँ पर ये जो भाग है ये श्वसनी का है। श्वसनी है वो लगभग 5 इंच लंबी होती है। कितनी? 5 इंच लंबी होती है। श्वसनी सिर्फ 5 इंच की होती है गले में, यहाँ पर ज्यादा कोई लंबी थोड़ी नहीं होती है। तो 5 इंच लंबी होती है। स्तंभाकार उपकला ऊतकों से बनी होती है। जो स्तंभाकार उपकला ऊतकों से संयुक्त है ये होती है स्तंभाकार उपकला ऊतकों से मिलकर बनी होती है। 5 इंच लंबी होती है और इस प्रकार की होती है स्तंभाकार उपकला ऊतकों से मिलकर बनी हुई होती है। श्वास नली में उपास्थि से बने, उपास्थि यहाँ पर प्रश्न आता है, उपास्थि से बने सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। उपास्थि से बने सी आकार के छल्ले इस रूप में, उपास्थि से बने सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। और यही से प्रश्न होता है 1 नंबर वाला। तो श्वास नली में उपास्थि से बने सी आकार के अनेक संरचनाएं पाई जाती हैं जिनका नाम होता है छल्ला। तो यह तो हम बताएंगे कि श्वास नली में उपास्थि से बने हुए सी के आकार के अनेक संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको बोला जाता है छल्ले कहा जाता है। तो पहला प्रश्न ये मिलेगा कि श्वास नली में सी के आकार की संरचनाओं को क्या कहा जाता है, तो हम बताएंगे छल्ले कहा जाता है। फिर बात करिए कि छल्लों का कार्य क्या होता है, क्या काम होता है इन छल्लों का, तो हम बताएंगे इनको छल्ले कहा जाता है। ये छल्ले श्वास नली को आपस में पिच करने से रोकता है। श्वास नली को पिचक नजार, तो इस श्वास नली को पिच करने से ये रोकता है, यह मुख्य काम होता है। तो शिक्षा कार्य की संरचना को छल्ले कहा जाता है। छल्लों का मुख्य कार्य होता है श्वास नली को पिच करने से रोकना, ताकि O2 और CO2 का विनिमय होता रहे, ऑक्सीजन जाती रहे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती रहे। नहीं तो अगर पिच जाएगी तो जाएगी नहीं। तो इन शिक्षा कार्य छल्लों का मुख्य कार्य होता है श्वास नली को पिच करने से रोकना, यह मुख्य कार्य होता है, जिससे श्वास नली सीधी रहती है, खुली रहती है। तो श्वास नली को पिच करने से रोकना तथा श्वास नली को खुला रखना इसका मुख्य कार्य होता है। श्वास नली पर संयंत्र में श्वसन से मिलती है। आगे जाकर के जहां यहाँ पे संयंत्र हुआ था, संरचना में थोड़ी चौड़ी संरचना दिखाई थी, ये यहाँ वाला ये जो बाहर निकला होता है ये संयंत्र होता है। तो यहाँ पर आकर के ये किसमें मिल जाती है, श्वसन में मिल जाती है। और यहाँ पे 2 भागों में दाईं और बाईं भागों में मिल जाती है तथा क्रमशः दाईं और बाएं फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी संरचना बताएंगे कि श्वास नली और लगभग 5 इंच लंबी होती है
लंबाकार उससे मिलकर बनी होती है। इसमें एक सिक्के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको छल्ले कहा जाता है। और छल्लों का मुख्य कार्य होता है क्या? श्वास नली को पिचकनी से या चिपकनी से चिपकने नहीं देते, श्वास नली को चिपकनी से रोकना होता है तथा श्वास नली को सदैव खुला रखना होता है, जिसके कारण O2 और CO2 का आदान प्रदान ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आती जाती रहे। आगे जाकर ये दो भागों में बढ़ जाती है, जो क्रमशः दाईं और बाईं श्वास नली कहलाती है, और ये आगे चलकर ये फिर अनेक नलियों में बढ़कर ये फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। अगला जो भाग आपका वो होता है श्वसनी का। अगला जो भाग हुआ श्वसनीय। श्वसनी किसको बोलते हैं? यहाँ पर प्रश्न आता है फेफड़ों से आता है, यहाँ पे बोर्ड में जो प्रश्न आता है वो फेफड़ों से निकलता है, बोर्ड प्रश्न पूछा जाता है तो फेफड़ों से निकलता है। श्वसनी क्या होती है? श्वास नली आगे चलकर दाईं और बाईं बाजू की ओर श्वसन नली बढ़ जाती है, दो भागों में बढ़ जाएगी आगे चलकर। चित्र को देखिए, कल जो देखा था तो आगे जाकर के अनेक भागों में बढ़ गई थी। यहाँ पर इसको बोलते हैं श्वसनिका बोलते हैं, और छोटी छोटी शाखाओं में विभक्त हो जाती है, जिसको द्वितीयक श्वसनिका कहा जाता है। यानी श्वसनीय वो आगे चलकर के अनेक भागों में बढ़ जाती है। तो पहला भाग होता है उसको प्रथम श्वसनी कहते हैं, दूसरा जो भाग होता है उसको द्वितीय श्वसनी बोलते हैं, और तीसरा जो भाग होता है उसको तृतीयक श्वसनी कहा जाता है। और आगे जाकर सारी एक बढ़ती हुई एक वर्ष जैसी रचना बना लेती हैं, जिनको क्या बोलते हैं? बहुत सी शाखाओं में विभक्त हो जाती है, जिसको अंतिम छोर पर क्या पाई जाती है? पुप्पिकाई। और यहाँ पर भी प्रश्न आता है 1 नंबर वाला पुप्पिकाई, यानी श्वसनी जो अंतिम शाखाएं होती हैं उन अंतिम शाखाओं पर पुप्पिकाएं पाई जाती हैं, और पुप्पिकाओं का ही मुख्य कार्य होता है गैसों का आदान प्रदान करना। गैसों का आदान प्रदान करना, आदान प्रदान करना। तो पुप्पिकाएं यहाँ पर पाई जाती है, पुप्पिकाएं पाई जाती है श्वसनी के अंतिम भाग में। श्वसनी की अंतिम शाखाओं पर अनेक संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको पुप्पिकाएं कहते हैं, और इन पुप्पिकाओं का मुख्य कार्य होता है गैसों का आदान प्रदान करना। तो छल्ले तो पाए जाते हैं श्वास नली में, और पुप्पिकाएं पाई जाती है कहाँ पर? श्वसनी में। पुप्पिकाएं श्वसनी में पाई जाती है। तो एक तो प्रश्न 1 नंबर वाला यहाँ पर यह आता है कि पुप्पिकाएं कहाँ पर पाई जाती है? श्वसनी में, या श्वसनी के अंतिम छोर पर या अंतिम भाग पर जो संरचनाएं पाई जाती है वो क्या बोलते हैं? पुप्पिकाएं बोलते हैं। पुप्पिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान करना। आगे प्रश्न आएगा कि अगर पुप्पिकाओं को मोम से बंद कर देंगे, इन पुप्पिकाओं को अगर बंद कर देंगे तो श्वसन क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इन पुप्पिकाओं को अगर बंद कर देंगे तो श्वसन में क्या प्रभाव पड़ेगा? गैसों का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा, फलस्वरूप श्वसन क्रिया बंद हो जाएगी, व्यक्ति क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो इतनी महत्वपूर्ण होती है पुप्पिकाएं। तो इनका मुख्य जो काम होता है वो होता है गैसों का आदान प्रदान करना। ये पुप्पिकाओं का मुख्य कार्य होता है। 2 प्रश्न यहाँ पर सिर्फ, एक तो आपका प्रश्न आ गया छल्ले वाला, इसकी क्या कार्य? छल्ले होते हैं, मुख्य कार्य क्या होता है? श्वास नली को चिपकने से रोकना। और एक ये पुप्पिकाएं, तो पुप्पिकाओं का मुख्य कार्य होता है गैसों का आदान प्रदान करना। अगली जो बात आती है आपकी वो आती है फेफड़ों की। फेफड़े, फेफड़े कवर एक बात चली जो हार्ट की बात हो रही थी संरचना की, तो बात होगी हार्ट वक्ष में दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है, ये बात है थी। तो अब जब हार्ट दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है तो अपन बता देंगे फेफड़े हैं हार्ट के दोनों तरफ पाए जाते हैं, ऐसे बोला उठा देंगे। तो फेफड़े और हार्ट के दोनों तरफ पाए जाते हैं। चित्र का देखिए फेफड़ों का, तो बिल्कुल जिस तरह का ब्लैडर होता है, उत्पाद वाला जो ब्लैडर होता है, उस ब्लैडर के आकार के फेफड़े पाए जाते हैं मनुष्य में। ब्लैडर के आकार के फेफड़े पाए जाते हैं। संख्या कितनी होती? 2 होती, एक को दायां बोलते हैं, एक को बाएं बोलते हैं। तो मनुष्य में गुब्बारे के आकार के, या तो गुब्बारा या तो फुटबॉल या वॉलीबॉल में जो ब्लेड आता है उस
ब्लैडर के आकार के, ब्लैडर का जो ब्लैडर में हवा भरी जाती है तो इसमें भी फैलने और सिकुड़ने का गुण होगा। तो मनुष्य भी गुब्बारे के आकार के गहरे लाल रंग के दो फेफड़े पाए जाते हैं। संख्या 2 होती है इनकी, गहरे लाल रंग के होते हैं, गुब्बारे के आकार के होते हैं और संख्या कितनी होती है? 2 होते हैं, जो कि हार्ट के दोनों तरफ पाए जाते हैं। हार्ट के दोनों तरफ, एक हार्ट के बाएं तरफ और हार्ट के दाएं तरफ। तभी तो अपनी वो लाइन लिखी थी वहां पर कि हार्ट है वो वक्ष गुहा के अंदर में पाए जाते हैं, दोनों फेफड़ों के बीच में होता है। तो अब यहाँ पर ये बात बता रहे कि संख्या में 2 होते हैं, गहरे लाल रंग के होते हैं, हार्ट के दोनों तरफ पाए जाते हैं, एक हार्ट के बाएं तरफ और एक हार्ट के दाएं तरफ पाया जाता है। अर्थात और क्या होती है, जिन्हें दायां बायां फेफड़ा कहा जाता है, ये स्पंज के समान होते हैं। स्पंज, इसका मतलब सिर्फ फैलने और सिकुड़ने का गुण पाया जाता है। अगर फैलने और सिकुड़ने का गुण नहीं होगा तो फिर गैसों का दर पता नहीं होगा। तो स्पंज के आकार के होते हैं, हाथ में होते कोमल होते हैं स्पंज के आकार के, और इसमें फैलने और सिकुड़ने का कर्मा कुंचन का गुण पाया जाता है। कर्मा कुंचन का गुण पाया जाता है, जो कि श्वास नली के दोनों ओर रक्तवाहिनियों, लसिकावाहिनियों और झिल्लियों तक अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं। अनेक प्रकार की, विभिन्न प्रकार की रक्तवाहिनियां पाई जाती हैं, वाहिकाएं पाई जाती हैं, कई प्रकार की झिल्लियां पाई जाती हैं। तो इस प्रकार की संरचना होती है। संख्या में 2 होते हैं, गहरे लाल रंग के होते हैं, हार्ट के दोनों तरफ पाए जाते हैं, स्पंज के आकार के होते हैं, फैलने और सिकुड़ने का गुण पाया जाता है। अंदर वो अनेक प्रकार की रक्तवाहिकाएं, मांसपेशियां, वाहिकाएं तथा कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं। 2-3 दाएं तरफ पाया जाता है तो दाएं फेफड़ा, बाएं तरफ पाया जाता है उसको बाएं फेफड़ा। लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है? जो दायां फेफड़ा होता है वो बाएं फेफड़े से लंबाई में तो छोटा होता है लेकिन चौड़ा ज्यादा होता है। जो दायां फेफड़ा होता है इसकी विशेषता होती है, दायां जो फेफड़ा होता है वो बाएं फेफड़े से लंबाई में तो होता है कम लेकिन चौड़ाई भी ज्यादा होता है। इसका मतलब यह है कि जो दायां फेफड़ा होता है वो लंबा कम होता है और चौड़ा ज्यादा होता है, जबकि बायां फेफड़ा वो लंबा ज्यादा होता है और चौड़ा कम होता है। यह अपनी यूं बता देंगे कि दायां फेफड़ा है वो बाएं फेफड़े की अपेक्षा लंबाई में कम होता है तथा चौड़ाई में ज्यादा होता है। इसका मतलब यही तो है कि दायां फेफड़ा लंबा कम होता है, चौड़ा ज्यादा होता है, और बायां फेफड़ा लंबा ज्यादा होता है, चौड़ा कम होता है। ये दोनों में अंतर होता है। दायां जो फेफड़ा है, बायां फेफड़ा वो 2 खंडों से बना होता है। बायां जो फेफड़ा होता है वो 2 भागों में बटा होता है और दायां फेफड़ा वो 3 खंडों में बटा हुआ होता है। तो कुल मिलाकर के मान लीजिए फेफड़े में कितने खंड होते हैं? 5 होते हैं। बाएं में 2 खंड होते हैं और दाएं में कितने होते हैं? 3 खंड होते हैं। प्रत्येक खंड में कई उपखंड होते हैं। फिर प्रत्येक खंड है इस रूप में कई उपखंडों में बटा हुआ होता है। इस रूप में कई उपखंडों में बटा हुआ होता है। ये तो कई उपखंडों में बटा होता है। इसी तरह से तो फेफड़ा है वो चांदनी की तरह होता है, बिल्कुल कोमल। तो अनेक उपखंडों में होता है, तो प्रत्येक छोटे छोटे खंडों में होता है। फिर ये जो उपखंड होते हैं वो फिर छोटे छोटे खंडों में बटा होता है इस रूप में। फिर वो छोटे छोटे खंडों में बटा हुआ होता है इस रूप में। फिर वो छोटे छोटे खंडों में बटा हुआ होता है। पहले खंड उपखंडों में और फिर उपखंड है वो फिर अनेक खंडों में बटा होता है। तो आप चित्र बनाते हैं तो इस रूप में बनाते हैं चित्र, क्योंकि पहले खंड दिखाई पड़ेगी, फिर उपखंड दिखाई पड़ेगी, उपखंडों में फिर खंड दिखाई पड़ेगी। जिसे श्वास नली की शाखाएं, धमनियों और शिराओं की शाखाएं विभाजित
होती हैं, इनमें ही जो शाखाएं थी वो हर में एक शाखा गई होती है इस रूप में, हर में एक शाखा, क्योंकि हर को कार्बन डाइऑक्साइड और ऑटो चाहिए, तो हर में एक शाखा होती है। फेफड़ों की आंतरिक भित्ति पर लगभग जो आंतरिक भित्ति होती है फेफड़ों की लगभग 30 मिलियन कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितनी? लगभग 30 मिलियन कोशिकाएं पाई जाती हैं अंदर वाली भित्ति पर, जिनके द्वारा O2 और CO2 का विनिमय होता है। 30 लाख के लगभग कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये क्रमशः संरचनाएं होती हैं और श्वास नली के अंतिम सिरों पर पाई जाती हैं तथा असंख्य कोशिकाओं से घिरी रहती हैं, और इनका मुख्य कार्य होता है गैसों का आदान प्रदान करना और लीड को प्रत्येक भाग तक पहुंचाना। ये फेफड़े की संरचना होती है। किस रूप में बताओगे? इसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि प्रश्न अगर आता है फेफड़े का चित्र पूछा जाता है, फेफड़े की संरचना पूछेंगे तो हम बता देंगे मनुष्य में गुब्बारे के आकार के गहरे लाल रंग के जो फेफड़े होते हैं, जो स्पंज के आकार के होते हैं, अर्थात फैली और सिकुड़ने का गुण पाया जाता है। संख्या में 2 होते हैं, एक को दायां बोलते हैं, एक को बायां बोलते हैं। दायां फेफड़ा है वो लंबाई में कम चौड़ा होता है, लंबाई में कम होता है, चौड़ा में ज्यादा होता है, और बायां फेफड़ा लंबा ज्यादा होता है, चौड़ा कम होता है। फेफड़ों में अनेक प्रकार की मांसपेशियां, वायकाएं, नलिकाएं आदि पाई जाती हैं। दोनों फेफड़े हैं वो हार्ट के दोनों तरफ होते हैं, दोनों फेफड़े हैं ये 2 खंड टूटा होता है, बायां और दायां वो 3 खंड टूटा होता है। फिर जो खंड है वो खंड के अंदर, प्रत्येक खंड के अंदर अनेक उपखंड पाए जाते हैं, और उपखंड फिर अनेक खंड में टूटा होता है। हर खंड में श्वसन नलिकाएं वो अनेक शाखाओं में बंटी जाती हैं। मनुष्य के फेफड़ों में लगभग 30 लाख के लगभग कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनका मुख्य कार्य होता है गैसों का आदान प्रदान करना और वीर को प्रत्येक धमनी को शिरा तक पहुंचाना होता है। ये हो गया आपका फेफड़ा। इसके बाद में आती है आपकी तीसरा जो भाग होता है निचला ऊपरी श्वसन, निचला श्वसन, और फिर तीसरा जो भाग आता है वो आता है श्वसन मांसपेशियों का, श्वसन मांसपेशियों का, श्वसन मांसपेशियों का। तीसरा जो भाग है वो श्वसन मांसपेशियों का। तो श्वसन मांसपेशी क्या होती है? फेफड़ों में गैस विनिमय होने के लिए, फेफड़ों में गैसों का विनिमय हो, गैसों का आदान प्रदान हो, इसके लिए अनेक मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। अब ये बात है कि प्रत्येक फेफड़ों में अनेक वायकाएं, कोशिकाएं तथा मांसपेशियां पाई जाती हैं। तो गैसों का विनिमय करने हेतु प्रत्येक फेफड़ों में मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। मांसपेशियां श्वास को लेने व छोड़ने में मदद करती हैं। मांसपेशियों का मुख्य काम क्या होता है? श्वास को लेना व छोड़ना, श्वास को लेने व छोड़ने में मदद करती है। किसका काम होता है? सांस लेने और छोड़ने में, मांसपेशियों का। तो श्वसन मांसपेशियों का मुख्य कार्य होता है श्वास को लेने व छोड़ने में मदद करना। हर का अलग अलग काम है, कोशिकाओं का अलग काम होता है, छद्मों का अलग काम होता है, और श्वसन मांसपेशियों का अलग काम होता है। तो एक नंबर वाले जो प्रश्न आते हैं वो अंदर से निकलते हैं। सांस को लेने और छोड़ने का काम होता है। श्वसन के लिए क्या होता है? मुख्य रूप से श्वसन के लिए मध्य पट डायफ्राम तथा होता है। ये तो मध्य पट, ये जो होता है ये कभी अंदर जाता है कभी बाहर आता है। ये जो मध्य पट होता है यहाँ पर ये मध्य पट बोलते हैं इसको, या तो मध्य पट या फिर डायफ्राम बोलते हैं। तो श्वसन के लिए यही उत्तरदायी होता है मुख्य रूप से। मध्यपट कंकाल पेशी से बनी हुई एक पतली चादर में रचना होती है। क्या होती है? कंकाल पेशी से, कंकाल तो होता है तरह का, कंकाल पेशी से बनी हुई एक संरचना होती है जो बाह्य वायु के स्तर पर पाई जाती है। तो क्या होती है? बाह्य वक्ष स्तर के स्तर पर पाई जाती है तथा
मध्य पट के फैलने और सिकुड़ने के कारण ही फेफड़ों में हवा अंदर जाती है और बाहर निकलती है। मध्य पट के संकुचन और शीतलन में मदद करने वाली मांसपेशियां पाई जाती हैं। तो श्वसन मांसपेशियों का मुख्य काम होता है सांस लेने और छोड़ना, और सांस लेने और छोड़ने में मदद करता है कौन? मध्य पट। मध्य पट या डायाफ्राम करता है। मध्य पट और डायाफ्राम के फैलने और सिकुड़ने पर ही श्वसन क्रिया चलती रहती है। यह आपका श्वसन तंत्र। और यहाँ पर जो प्रश्न आया है एक, वो प्रश्न यह आपका कि यदि मानव फुफ्फुस में, मानव फेफड़ों में पाई जाने वाली कुप्पिकाओं को मोम से अगर बंद कर देंगे, तो कुप्पिकाएं होती, इन कुप्पिकाओं को अगर मोम से बंद कर देंगे, इन कुप्पिकाओं पर अगर मोम लगा देंगे, कुप्पिकाओं को अगर मोम से बंद कर देंगे, बंद कर दिया जाए तो श्वसन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम बता देंगे मानव फुफ्फुस में पाई जाने वाली कुप्पिकाओं को अगर मोम से बंद कर देंगे तो श्वसन क्रिया क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, क्योंकि कुप्पिकाओं के द्वारा ही O2 व CO2 का आदान प्रदान होता है। तो इसके कारण मनुष्य की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो ये तो प्रश्न याद रखना है।